हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान पे, साथ ही साथ चंद्र बिंदु, चंद्र, हलंत के ऊपर में। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं चंद्र बिंदु और चंद्र को। तो चंद्र बिंदु में अगर हम देखें तो चंद्र बिंदु यह हिंदी की अपनी ध्वनि है। जी हाँ, चंद्र बिंदु हिंदी की अपनी ध्वनि है। इसे यह संस्कृत में नहीं थी और इसके उच्चारण के समय में हवा जो होता है वो आपको मुंह और नाक दोनों से निकलता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाना है, इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जब किसी वर्ण के उच्चारण में हवा का प्रवाह जो है वो नाक और मुंह दोनों से हो तो वहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मुंह में क्या है, नाक और मुंह दोनों से हो रहा है। चांद, पाँव, गांव, बांध, ये जितने भी शब्द हैं, इस तरह से जो भी शब्द आ रहे हैं उनमें हवा का प्रवाह जो है वो नासिका और मुंह दोनों से होता है। तो वैसे जगह पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्र का प्रयोग अगर हम देखें तो कुछ शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यह बिंदु रहित चंद्र है जिसका उच्चारण औ के समान होता है, आ के समान नहीं। हिंदी में प्राय इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के साथ होता है, जैसे कॉलेज, बॉल, ऑफिस, डॉक्टर, या अगर क्रिकेट में देखें तो आउट। ऐसे जो भी शब्द होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। विसर्ग और हलंत, विसर्ग और हलंत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में पाया जाता है। अमूमन संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें इसका प्रयोग मिलता है, लेकिन हिंदी के भी कुछ शब्द हैं जिनमें इसका प्रयोग होता है, जैसे कि प्रातः, दुख, अंतःकरण इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर हलंत हम देखें तो जहाँ दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है वहाँ हलंत का प्रयोग होता है, यानी कि इसका प्रयोग ऐसे वर्णों में किया जाता है जो कि खड़ी पाई युक्त नहीं होते हैं। जैसे अब आप देखें यहाँ पे तो पद्मा में जो द है यहाँ पे कोई खड़ी पाई नहीं है, तो इसको हम आधा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके नीचे में हलंत का प्रयोग होता है। जैसे बुढ़ा में अगर हम ड को देखें तो इसमें कोई भी खड़ी पाई का प्रयोग नहीं है, इसलिए इसको आधा नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे इसका प्रयोग होता है। वहीं अगर हम देखें खाद्य में तो ये जो खड़ी पाई है व जिसके ऊपर में विराजमान है यहाँ पे ख के साथ में, तो इस खड़ी पाई को अगर हम हटा दें तो इसको आधा किया जा सकता है, लेकिन ड में हम क्या करेंगे, इसको आधा काट तो नहीं सकते, इसलिए इनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। द में हलंत का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम देखें स्वरों के उच्चारण स्थान के विषय में अगर हम बात करें तो हम इनमें देखेंगे कि मुंह के किस स्थान से स्वरों का उच्चारण, स्वर ध्वनियों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग, पश्चिम भाग और अग्रभाग से होता है। तो अगर हम पश्चिम भाग को पहले देखें तो उसके द्वारा कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, तो आ, और जो आउट के लिए जो औ का प्रयोग किया जाता है उसका, ऊ का, छोटा ऊ का और बड़ा ऊ का, वो और औ का, ये जो वर्ण है इनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जो कहें वो जिह्वा के पश्चिम भाग से होता है, यानी पिछले अंग भाग से होता है। जिह्वा के मध्य भाग से केवल एक वर्ण का उच्चारण होता है, वो है आ। अ का उच्चारण जो है जिह्वा के मध्य भाग से होता है और जिह्वा के अग्र भाग से छोटी, बड़ी ए और ए का प्रयोग होता है। हिंदी स्वरों के वर्गीकरण पे अगर हम बात करें मात्रा के आधार पर तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रक और प्लुट, यानी कि त्रिमात्रिक शब्दों का, त्रिमात्रिक वर्णों का उच्चारण के आधार पर जो है कि इनका मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम हर्ष स्वर को देखते हैं। तो एक मात्रिक जिन्हें कहते हैं हम, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर या एक मात्रिक कहा जाता है। जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ, री इत्यादि, ये हर्ष स्वर के वर्ग में आते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में अधिक या दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, वो और आओ, ये सारे जो भी वर्ण हैं इनको दीर्घ स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है। प्लुट, तीसरा कैटेगरी एक प्लुट का है जो त्रिमात्रिक है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है या यूं कहें कि तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुट कहते हैं। इसका प्रयोग चिल्लाने में, रोने में, गाने में सबसे अधिक अगर हम इसका प्रयोग देखें तो गाने में होता है। मतलब आप कोई भी ऐसा गाना उठा लीजिए उसमें जो आलाप लिए जाते हैं या जिन पे बलाघात किया जाता है या जिन वर्णों के उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है वहाँ पे प्लुत का प्रयोग होता है। जैसे किसी को दूर से पुकारना हो तो उसमें होता है जैसे बाप रे, ओ अशोक, ओ अशोक, ऐसे करके जब बुलाते हैं या पुकारते हैं तो यहाँ पे क्या है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ण पे
आप बहुत समय ज़्यादा देते हैं तो वहाँ पे क्या है कि उसकी मात्रा के उच्चारण में समय सबसे अधिक लगता है, वो प्लुत कहा जाता है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम करें तो कौन कौन से हैं, तो संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर। अब इनमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं, इनमें कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो संवृत स्वर में देखें तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्धसंवृत में देखें तो ए, ओ। अर्धविवृत स्वर में देखें तो अ, औ और आउट का आओ। और विवृत में देखें तो सिर्फ आ है यहाँ पे आपका। अब यहाँ हम समझते हैं कि संवृत और विवृत क्या है। जिह्वा की ऊंचाई जितना हो सके ऊपर हो उन वर्णों को क्या कहते हैं, हम संवृत स्वर वर्ण कहते हैं। और विवृत जिनकी जितनी नीचे हो सके उन वर्णों को हम विवृत स्वर वर्ण कहते हैं। अगर स्थान के आधार पर वर्गीकरण करें तो कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी है, तो अ और अह, ये दो वर्ण ऐसे हैं जो कि कंठ से उनका उच्चारण होता है, तालु से ई का उच्चारण होता है और मूर्धन्य से री का उच्चारण होता है। ओष्ठ ध्वनियों में अगर हम देखें तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण जो है कि ओष्ठ से होता है। अनुनासिक का उच्चारण जो है अंग में जो बिंदी है, जैसे कि सामान्यतः कंघी या फिर इन सब वर्णों में जो बिंदी लगाया जाता है, तो अंग वर्ण जो है वो अनुनासिक है और इसका उच्चारण नासिका से होता है। इसके उच्चारण करते समय नासिका से हवा का प्रवाह होता है। और कंठ तालव्य अगर देखें तो ए और ए जो ध्वनियाँ हैं या वर्ण हैं, इनका कंठ तालव्य से उच्चारण होता है और कंठोष्ठ से देखें तो ओ और औ का उच्चारण होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए संदर्भों और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।